आदाब। आज के इस बेहद दिलचस्प तज्ज़िये में हम रिवायती तिब यानी हकीम लडला की तहकीक की रोशनी में नज़ला और ज़ुकाम को समझने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर इस बीमारी को बहुत मामूली समझा जाता है, लेकिन इसकी वाकई वजूहात और असल मिजाज क्या है ये जानना वाकई इंतहाई ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देर के इस बेहद अहम टॉपिक की गहराई में चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर इस तरह की गहराई पर मबनी मालूमात पसंद आती हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, इस पेशकश को लाइक करें और दोस्तों और ख़ानदान के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ऐसी अहम तिब्बी मालूमात कभी मिस ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। आज के इस वजाहती तज़्ज़िये में हम इन अहम नुकात पर बात करेंगे। नज़ला और ज़ुकाम में फ़र्क, इनकी बुनियादी वजूहात, अलामात की पहचान, शिफायाबी का 3 दिन का असूल, सही इलाज और आखिर में सेहतयाबी के ज़रूरी ग़िज़ाई असूल। बस जल्दी से इन सबको कवर करते हैं। हिस्सा 1, तारीफ़ात। नज़ला बामुकाबला ज़ुकाम। रिवायती तिब में इन दोनों के दरमियान कितनी खूबसूरत और मुफीद तकसीम की गई है। देखें, नज़ला उस वक्त कहा जाता है जब रुतूबत या रेशा दिमागी हिस्से से अंदर की तरफ यानी हलक और सीने की तरफ गिरता है, जबकि ज़ुकाम उस कैफियत का नाम है जहां रुतूबत बाहर की तरफ बहती है यानी नाक से बराह रास्त टपकती है। मुख्तसर ये कि नज़ला अंदर गिरता है और ज़ुकाम बाहर बहता है। ये बारीक सा तिब्बी फ़र्क आगे चलकर इलाज के लिए इंतहाई अहम साबित होता है। हिस्सा 2, बुनियादी वजूहात और बीमारी के मुहर्रिकात। बीमारी की ये दोहरी नोयत वाकई बेहद दिलचस्प है। पहली कैटेगरी है नज़ला हार यानी गरम मिजाज का नज़ला। ये ज़्यादा धूप में चलने फिरने या ऐसी ग़िज़ा खाने से होता है जो जिस्म में गर्मी और सफरा बढ़ा दे। दूसरी तरफ नज़ला बारिद यानी सर्द नज़ला है। ये ठंडी हवा, खट्टी और ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल और सर्दियों के मौसम में बलगम बढ़ने की वजह से होता है। इसके अलावा एक और हैरत अंगेज़ कैटेगरी सिचुएशनल या हालात पर मबनी है, जैसे सख्त मेहनत या थकान के बाद जब जिस्म गर्म हो और अचानक ठंडा पानी पी लिया जाए तो जिस्म को अचानक टेम्परेचर का शॉक लगता है, जिससे भी नज़ला हो जाता है। यानी दो बिल्कुल मुखालिफ चीज़ें, शदीद गर्मी और शदीद सर्दी, दोनों अलग अलग तरीके से इस बीमारी को ट्रिगर कर सकती हैं। है ना दिलचस्प बात? यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि एक पुरानी तिब्बी किताबों की ये तहकीक जदीद दौर की परेशानियों को भी बहुत अच्छे से कवर करती है। आजकल जो एलर्जीज होती हैं या वबा की शक्ल में फैलने वाले वायरसेस जैसे कोरोना, इन्हें भी मखसूस जरासीमी और एलर्जिक नज़ले की कैटेगरी में रखा गया है। हिस्सा 3, अलामात की पहचान और जिस्मानी इशारे। अब सवाल ये है कि इसे पहचाने कैसे। इस कंडीशन के आगाज़ की निशानदेही करने वाली आम अलामात में तबीयत में सुस्ती छा जाना, हवास का धुंधला जाना और पेशानी में झगड़न महसूस होना शामिल हैं। इसके साथ ही हल्क के अंदर शदीद खराश और नाक में सूजन पैदा हो जाती है। नाक बंद होना, वहाँ जलन महसूस होना और सबसे बढ़कर नमकीन और पतले पानी का गिरना शुरू हो जाता है। इन अलामात के साथ मरीज को शदीद प्यास भी लगने लगती है। असल में ये सारी अलामतें इस बात का इशारा होती हैं कि हमारी बॉडी अब इस बीमारी से पूरी ताकत से लड़ रही है। हिस्सा 4, 3 दिन का असूल, शिफायाबी का हैरान कुन राज। और ये असूल जुड़ा है इस अहम नंबर से 3। हदीस शरीफ और रिवायती तिब के मुताबिक जब बीमारी के शुरू में पतला रुतूबत या रेशा बह रहा हो तो कम अज कम 3 दिन तक उसे रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उसे बस बहने देना चाहिए। दरअसल ये जिस्म का एक कुदरती अमल है जो अंदर मौजूद जहरीले मवाद को खारिज कर रहा होता है। इसे रोकना असल में बीमारी को दिमाग और जिस्म के अंदर कैद करने के बराबर है। हिस्सा 5, इलाज और गलतियाँ, क्या करें और क्या ना करें। यहाँ हकीम लडला का बहुत सख्त लफ्ज़ों में कहना है कि हर किस्म के नज़ले में गर्म दवाओं का इस्तेमाल करवाना तिब्बी और जिस्मानी लिहाज से बहुत गलत है, बल्कि ये एक जुर्म है। ये वाकई एक बहुत अहम मिथ बस्टर है। सोचें, अगर किसी को गर्मी या सफरा की वजह से नज़ला हार हुआ है और ना तजुर्बेकार लोग या क्वैक हकीम उसे गर्म जोशानदे और गर्म अद्वियात पिला दें तो क्या होगा? ये जिस्म को फ़ायदा पहुँचाने के बजाय शदीद नुकसान पहुँचाता है। तो फिर सही रास्ता क्या है? ये एक बहुत ही सेंसिबल और लॉजिकल रोड मैप फराहम करता है। पहला कदम, शुरुआती पतले रुतूबात को 3 दिन तक बहने दिया जाए। दूसरा कदम, मिजाज के मुताबिक दवा दी जाए। मिसाल के तौर पर अगर गर्मी का नज़ला है तो ठंडी और लबदार चीज़ें दी जाएं ताकि गर्मी ख़त्म हो।
تیسرا قدم، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ مریض کو قبض کی شکایت بالکل نہ ہو۔ اور چوتھا قدم، جب بیماری ٹھیک ہونے لگے تو دماغ کو طاقت دینے والی ادویات دی جائیں تاکہ بیماری دوبارہ پلٹ کر نہ آئے۔ ظاہر ہے یہ ریکوری کا ایک بہترین طریقہ ہے جو جسم کے اگینسٹ نہیں بلکہ اس کے قدرتی نظام کے بالکل ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ حصہ 6، غذائی اصول، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ یہ ایک ایسی چیک لسٹ ہے جسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی پابندی یہ ہے کہ کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا جائے بلکہ تھوڑی بھوک رکھ کر کھایا جائے۔ اس کے علاوہ ٹھنڈے پانی سے مکمل دوری اختیار کی جائے۔ گھی، تیل والی چیزیں، ہر قسم کی ڈیری کی اشیاء جیسے دودھ، دہی، لسی اور کھٹی چیزیں جیسے چٹنی اور سرکہ، ان کا استعمال مکمل طور پر بند کر دینا چاہیے۔ یہ سخت پرہیز جسم کو جلدی ہیل ہونے میں بہت مدد دیتا ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ وضاحت بہت معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ اس تحقیقی سفر کا حصہ بننے کے لیے بے حد شکریہ۔ اس معلومات کو عام کرنے کے لیے براہ کرم اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمارے پیج کو فالو کریں، اس تجزیے کو لائک کریں اور ان مفید معلومات کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ یہ چھوٹی سی کوشش کسی کے بہت کام آ سکتی ہے۔ آخر میں اس گہرے طبی تجزیے کے بعد یہ دلچسپ سوال دماغ میں ضرور آتا ہے، کیا آج کل کے عام کوئک فکسز اور فوراً آرام دینے والی ادویات جسم کے اندر سے ٹاکسنز کو خارج کرنے کے قدرتی طریقوں کو روک کر اصل میں ہماری بیماریوں کو زیادہ لمبا کر رہی ہیں؟ اس سوال پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ شاید اگلی بار نزلہ ہونے پر اس بارے میں سوچنے کا انداز بالکل مختلف ہو۔ نئی معلومات سیکھنے کا یہ سفر ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔